हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखो यार, आज हम लोग लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी ग्राफ सीरीज। जैसा मैंने बताया था कि ग्राफ का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है पेपर में। 2024 के मेन पेपर में भी आया, फिर जब वो हमारा रिवाइज टेस्ट हुआ, ठीक है, रीनीट हुआ 1563 बच्चों का, उसमें भी ग्राफ का एक क्वेश्चन आया। 23 में भी आया है, 22 में भी आया। मगर हम लोग वही ग्राफ करेंगे जो एनसीईआरटी में है, क्योंकि जो भी ग्राफ आए हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वही ग्राफ आ रहे हैं। तो हम एक एक करके ग्राफ करेंगे। पहले 11th क्लास के सारे ग्राफ किए जाएंगे, फिर 12th क्लास के सारे ग्राफ किए जाएंगे, और 2 क्लासों में ये पूरा बहुत आराम से विद क्वेश्चन विद थ्योरी खत्म हो जाएगा 2 क्लास में। और आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए कॉपी बना लो। उस कॉपी में इस तरह के छोटे छोटे सब टॉपिक होंगे उनको करते चले जाओ। जैसे मैं आज 2 क्लास में ग्राफ करा रहा हूं, कल हो सकता है 2 क्लास में कुछ और कराऊं। जैसे ऐसे 10 फार्मूले जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, या ऐसे 10 कॉन्सेप्ट जिनसे क्वेश्चन आता ही है। 10 कॉन्सेप्ट में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, या 10 कॉन्सेप्ट में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, या 10 कॉन्सेप्ट में से 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें क्या करेंगी, ये आपके नंबर फिक्स करेंगी कि यार इस जगह पे हमें सबसे स्ट्रांग रहना है, सबसे स्ट्रांग रहना है कि यदि इस पोर्शन का क्वेश्चन आए तो मेरे से गलत ना हो। और बाकी तो हम लोग उद्देश्य सीरीज में A to Z पूरा पढ़ा रहे हैं, आगे भी पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, मगर इंपॉर्टेंट भी बातें आपको याद रहे कि इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, और वो एक फोल्डर में रहे। जैसे ग्राफ के क्वेश्चन बुकों में बहुत कम है, और है भी तो पता चला उल्टे सीधे ग्राफ भी बहुत सारे दिए, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो भी दिए, और जो एनसीईआरटी में नहीं है वो नीट के पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है या ना के बराबर है। तो जो भी ग्राफ कराए जाएंगे इस सीरीज में, वही ग्राफ बस पेपर में आएंगे, ध्यान रखिएगा, वही ग्राफ बस पेपर में आएंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? सब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझे। हम उतनी ही थ्योरी पढ़ाएंगे जो ग्राफ के लिए जरूरी है, ध्यान रखिएगा। हम लोग उतनी ही थ्योरी करेंगे जो ग्राफ के लिए जरूरी है, ठीक है? पहले थ्योरी भी बताएंगे, जैसे ग्राफ आप समझ सको, जैसे ग्राफ आपको समझ में आए। मगर कितनी थ्योरी? जितने से अपना ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलो, तो सबसे पहले आप देखो, आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट में किसी तरह का कोई ग्राफ नहीं है। आप सबको पता है मोल कॉन्सेप्ट में किसी तरह का कोई ग्राफ नहीं है। तो मोल कॉन्सेप्ट के बाद चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 जगह ग्राफ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ है, फिर ग्राफ है एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ये तो इसके क्वेश्चन है, फिर ग्राफ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, फिर ग्राफ है इस पर स्ट्रक्चर पे, है ना? तो एक एक करके सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या डिस्कस करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितना डिस्कस करेंगे? जिससे अपना ग्राफ हो जाए। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ये बच्चों एक मेटल प्लेट है। क्या है ये? मेटल प्लेट। अब इस मेटल प्लेट पे आपने क्या किया, ये हमारा मेटल सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस में आपने एक फोटोन को इंसिडेंट कराया। क्या किया आपने? मेटल सरफेस में आपने एक फोटोन डाला, ऐसे ये फोटोन आ रहा है और ये गिरा। ये कौन आ रहा है? फोटोन, सनलाइट से, और ये गिर रहा है। इस फोटोन की एनर्जी क्या है? hν। इस फोटोन की एनर्जी क्या है? hν। अब कोई भी सरफेस हो वो किससे मिलके बना होगा? एटम से मिलके बना होगा। तो जब आप मेटल सरफेस पे फोटोन डालोगे तो वो क्या करेगा? जैसे ये एटम है और ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। अब आपने इस पर फोटोन डाला, फोटोन इससे स्ट्राइक किया, ये देखो। तो अब क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि फोटोन क्या है? एनर्जी पैकेट्स हैं। फोटोन क्या होते हैं? छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? क्वांटा, प्लांक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से।
तो ये एनर्जी इसको मिली, और जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके ऐसे बाहर आ जाएगा। भाई न्यूक्लियस ने क्या किया, अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा था F, हमने उससे ज्यादा एनर्जी दे दी। यदि F फोर्स को ब्रेक करने से ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। क्यों, क्योंकि आपने जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए थी उससे ज्यादा दे दी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम से बाहर आ जाएगा। अब बाहर आ जाएगा तो क्या करेगा, मेटल सरफेस पे आ गया। यदि आपने एनर्जी ज्यादा दे दी है, जैसे गौर समझो, मैं एक रस्सी से बंधा हूं, और वो रस्सी 10 जूल से टूट जाएगी। यदि मैं पूरी ताकत से खींचूं और वो एनर्जी 10 जूल है तो वो टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो मैं भाग खड़ा होऊंगा। क्यों, क्योंकि रस्सी टूट गई, मुझे बांध रखा था। अब मुझे क्या है, किसी ने 10 जूल एनर्जी दी, तो 10 जूल एनर्जी दी तो मैंने रस्सी तो तोड़ दी, मगर रस्सी तोड़ने में 10 की 10 जूल एनर्जी खर्च हो गई। अब मेरे पास एनर्जी तो है नहीं, तो मैं भागूं कैसे, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, अब मैं भागूं कैसे। तो यदि जितनी एनर्जी आप दे रहे हो, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए, आपने सिर्फ उतनी एनर्जी दी है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या करेगा, एटम से बाहर निकल के सरफेस पे आ जाएगा, बस, और कुछ नहीं करेगा, मगर जरा समझना, मुझे रस्सी तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए थी, तुमने मुझे 15 जूल दे दी, तो 10 जूल तो मैंने खर्च कर दी तोड़ने में, और 5 जूल मेरे पास बच गई। अब उस 5 जूल से मैं क्या करूंगा, भागूंगा। वो 5 जूल एनर्जी क्या है, मेरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और मैं भागूंगा। तो जैसे ही आप ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सीलरेट करता हुआ भाग खड़ा होगा, ऐसे निकल जाएगा। किससे, काइनेटिक एनर्जी से। ये जो फिनोमिना है इसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ पाए सब लोग, क्या इसी फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, कि किसी मेटल सरफेस पे आपने फोटोन डाला, उस फोटोन ने क्या किया, वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को मिला, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ गया। यदि इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी उससे ज्यादा एनर्जी दी है, तो वो बची हुई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और उस काइनेटिक एनर्जी से वो भागता हुआ बाहर निकल जाएगा। ये फिनोमिना कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, क्लियर। अब जरा गौर से समझिए, आपने इतनी एनर्जी दी, उसमें से कुछ एनर्जी कहां खर्च हो गई, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और बची हुई एनर्जी कहां चली गई, काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी कंजर्वेशन, इतनी एनर्जी दी, 15 एनर्जी दी, 10 रस्सी को तोड़ने में लग गई, बची हुई 5 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दोनों तरह का सम बराबर होगा, 15 की 15, क्योंकि एनर्जी नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो 15 दी है तो इधर भी 15 ही रहेगी, 10 किसमें खर्च हो गई, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और बाकी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाती है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। उसको क्या कहते हैं बच्चों, वर्क फंक्शन। जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाती है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन, और इसका फार्मूला होता है एच न्यू नॉट या SC अपॉन लैम्डा नॉट। म्यू क्या है, म्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आ जाता है। W क्या है, वो एनर्जी जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। उसके करस्पॉन्डिंग न्यू नॉट क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएगा।
लैम्डा नॉट क्या है? वो वेवलेंथ जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएगा। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? बच्चों ने कहा हाँ सर क्लियर हो गई। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख दूं ऐसे, देखना, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख दूं ऐसे, मैंने W की वैल्यू डाल दी। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यों? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। ऐसे। अब एक एक करके मुझे बताइएगा। नोट पहला, देखो जरा गौर सुनिएगा, यदि इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो क्या होगा? यदि इसकी वैल्यू इससे छोटी है और यदि इसकी वैल्यू इससे बड़ी है तो क्या होगा? 3 केस। आप इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाल रहे हो, मतलब मुझे रस्सी तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, आपने मुझे एनर्जी दी 8 जूल, बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? क्या मैं रस्सी तोड़ पाऊंगा? नहीं। और जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं, बाहर निकलूंगा नहीं। इसका मतलब जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए एटम को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, उससे कम एनर्जी दे रहे हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन नॉट इमिटेड, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना नहीं होगा। अच्छा, जितनी एनर्जी चाहिए आपने उतनी ही दी। मुझे रस्सी तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए थी, आपने 10 जूल एनर्जी दी, तो मैं क्या करूंगा? इमिट हो जाऊंगा, मगर मेरे पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इमिटेड विद 0 काइनेटिक एनर्जी। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगी। अब जितनी एनर्जी चाहिए रस्सी तोड़ने के लिए उससे ज्यादा दे दी। 10 चाहिए थी, आपने 15 दे दी, तो 10 मैं तोड़ने में खर्च कर दूंगा, बची हुई 5 को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट भी होगा और साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इतनी सिचुएशन आपके पास है, इतनी सिचुएशन आपके पास है। अब कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, जरा सुनते जाइएगा। एक और पॉइंट लिखा देता हूं, जैसे आपको ध्यान रहे। एक फोटोन, ध्यान रखना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। चाहे जितनी एनर्जी का फोटोन डाल दो, बची हुई एनर्जी को वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी में ब्रेक करता है। मतलब जैसे हमारे जैसे 100 लोग 10 जूल एनर्जी से बंधे हैं, हमारे जैसे 100 लोग 10 जूल एनर्जी से बंधे हैं। अब आपने मुझे क्या किया? 50 जूल एनर्जी दे दी। तो ऐसा नहीं होगा कि 5 लोग रस्सी तोड़े, आपने हमें 50 दिए ना, तो हम 10 जूल से रस्सी तोड़ेंगे, बची हुई 40 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आपने हमें 50 दिए। ऐसा नहीं है कि तुमने सबको 10-10 दे दिए। तो एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, चाहे जितनी एनर्जी का फोटोन दे दो, बची हुई एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस बची हुई एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करता है? काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? अब इतना कॉन्सेप्ट हमें जरूरी है। पहले ये बताओ, सारी बातें समझ पाए? मैंने क्या बताया समझ पाए? एक मेटल सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना है, उसके लिए मैंने फोटोन डाला।
तो उसमें से कुछ एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगा दी और बची हुई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट मतलब वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। डब्ल्यू नॉट क्या है? वो एनर्जी जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, उसी के करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू नॉट इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। और न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा नॉट क्या है? वो वेवलेंथ जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। अब देखो जरा इस पर ग्राफ कैसे बन सकते हैं, गौर से सुनिए कि इस पर ग्राफ कैसे बनेंगे, फिर पूछे कैसे जाएंगे। क्वेश्चन तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले ग्राफ कब बना तो दूं, है ना। कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये फ्रीक्वेंसी है। आपने जो फ्रीक्वेंसी डाली है इसको बोलते हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हो। अब मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी क्या है? एच न्यू। एच तो वैसे ही कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, ये फोटोन की एनर्जी है। तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें 10 जूल ब्रेक करने के लिए चाहिए, उसके बाद की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप पहले 15 जूल डाल रहे हो, फिर 20 डाल रहे हो, फिर 30 डाल रहे हो, तो मैं तो 10 ही लूंगा ना ब्रेक करने के लिए, बची हुई को किस में कन्वर्ट करूंगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या ओरिजिन से पास होगा? नहीं, क्योंकि देखो इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है, जरा गौर समझना। मैंने क्या पढ़ाया? बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। मुझे 10 जूल एनर्जी चाहिए, तो पहले 1 जूल, पहली 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल, 6 जूल, 7 जूल, 8 जूल, 9 जूल, 10 जूल, तो मैं एब्जॉर्ब करूंगा, तब तक काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। जब तक मैं रस्सी से टूटूंगा नहीं तब तक मैं भगूंगा नहीं। तो शुरुआत की जो एनर्जी होगी वो सब मैं एब्जॉर्ब करूंगा, उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी कब से आना स्टार्ट होगी? जब इतनी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सपोज करो ये पॉइंट म्यू नॉट है, तो यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो गई, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। बात समझ पाए? ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? शुरुआत वाली एनर्जी किसको मिलनी है? इलेक्ट्रॉन को, और वो किसमें यूज होनी है? फोर्स को ब्रेक करने में। मुझे 10 जूल एनर्जी चाहिए थी ना, तो जो मुझे पहला फोटोन ने मुझे 1 जूल दी, वो मैं किसमें खर्च करूंगा? इसको ब्रेक करने में, काइनेटिक एनर्जी में नहीं। 2 दी, 7 दी, 9 दी, 10 दी, टूट गई रस्सी। तो 10 जूल तक तो मैंने किसमें खर्च की? फोर्स को ब्रेक करने में। तो यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसी फोर्स को ब्रेक करने में चली गई, क्योंकि फोर्स को ब्रेक करने में कितनी फ्रीक्वेंसी लगती है? म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद जैसे ही वो 11वें नंबर की एनर्जी देगा, अब वो मेरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जैसे ही अब तुमने और फ्रीक्वेंसी दी तो वो सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सेस पे, अब वाई एक्सेस में चलने लगा, देते जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। तो 0 से स्टार्ट नहीं होगा ग्राफ। ये ग्राफ समझ पाए? 0 से स्टार्ट नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो। अब आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर? देखो, अब देखिए, इधर है वर्क फंक्शन और इधर है फ्रीक्वेंसी। अब क्या कर रहे हो? आप फ्रीक्वेंसी देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। तो अब बताओ, वर्क फंक्शन होता है ब्रेक करने के लिए, हमें चाहिए तो 10 ही जूल, आप चाहे जितनी दे दो।
आप चाहे जितनी दे दो, आप यदि 10 जूल चाहिए 20 दे दोगे तो मैं 10 ही लूंगा ब्रेक करने में, बची हुई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा। आप 50 दे दोगे तो भी मैं 10 लूंगा, आप 100 दे दोगे तो भी मैं 10 लूंगा। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू फिक्स होती है किसी भी प्लेट के लिए, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। आप चाहे जितनी फ्रीक्वेंसी दे दो, वर्क फंक्शन की वैल्यू अपनी कांस्टेंट है। आप बढ़ाते चले जाओ फ्रीक्वेंसी, मगर वर्क फंक्शन की वैल्यू जितनी थी उतनी ही रहेगी, है कि नहीं? जितनी थी उतनी ही रहेगी। क्लियर है सबको? ये बात क्लियर होगी। अच्छा, एक और टर्म होता है, एक टर्म होता है इंटेंसिटी। क्या टर्म होता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है बता सकते हो? इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया पे कितने फोटोन गिर रहे हैं, एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया पे कितने फोटोन गिर रहे हैं, एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया पे कितने फोटोन गिर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। और इसको सिंपल फॉर्म में तुम क्या याद रखोगे? इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटोन बढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ रही है तो गिरने वाले फोटोन कम हो रहे हैं। तो इंटेंसिटी का सिंपल मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। मतलब नंबर है ये किसके? फोटोन के। नंबर ऑफ फोटोन मतलब फोटोन के नंबर है। मतलब ये क्या है? फोटोन के नंबर। यदि इंटेंसिटी बढ़ रही है इसका मतलब फोटोन के नंबर बढ़ रहा है। यदि इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटोन के नंबर बढ़ रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बैठा लिएगा, ये नंबर है, एनर्जी नहीं है। 10 फोटोन डाल रहे हो तो इसका मतलब तुमने नंबर बढ़ाया है, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ाई है? ये नंबर है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर से है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटोन, ना कि एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यदि हम कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? फोटोन के नंबर बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? फोटोन के नंबर कम हो रहे हैं। क्लियर है? दिमाग में ये बात बैठा लिए, दिमाग में ये बात बैठा लिए। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब फोटोन के नंबर बढ़ना, इंटेंसिटी कम होने का मतलब फोटोन के नंबर कम होना। जैसे ये देखो, अब मैंने ये ग्राफ बनाया, मैंने कहा इधर इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, या इधर बढ़ा दो, इधर लिखो वाई एक्स एक्सेस पे इंटेंसिटी है और वाई एक्सेस पे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं? इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब फोटोन के नंबर बढ़ना। जरा देखो, मैं 10 जूल से बंधा था और मेरे जैसे 100 लोग 10 जूल से बंधे हैं, तो तुमने क्या बढ़ाई है? इंटेंसिटी। इसका मतलब तुमने फोटोन के नंबर बढ़ाए हैं, एनर्जी थोड़ी बढ़ाई है। मुझे 10 जूल चाहिए थी, मान लो अभी 2 फोटोन गिर रहे थे 15-15 जूल के, तो 10 मैंने ली, 5 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। अब तुमने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो 2 की जगह कितने गिर रहे हैं? 10 गिर रहे हैं। तो भाई एनर्जी तो उतनी ही है, तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब तुमने नंबर बढ़ाया है, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। तुमने नंबर ज्यादा फोटोन डाले तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मगर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ी है, फोटोन के नंबर बढ़े। इंटेंसिटी का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? नंबर। इंटेंसिटी का मतलब क्या कह रहा हूं? नंबर।
जैसे ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ आपको बहुत कुछ समझाएगा। मैं 2 ग्राफ बनाता हूं अगल बगल, दोनों ग्राफ आपको बहुत कुछ समझाएंगे। देखो ये ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, और ये ग्राफ है इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड। अब देखो जरा गौर से समझिएगा, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो इसका मतलब फोटोन के नंबर बढ़ा रहे हो, तो ज्यादा फोटोन डालोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है कि नहीं? ज्यादा फोटोन डालोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आप फोटोन के नंबर बढ़ाते जा रहे हो, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। आप फोटोन के नंबर बढ़ाते जा रहे हो, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, मैंने अभी पढ़ाया, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक, अब देखो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो क्या नंबर बढ़ा रहे हो? नहीं, आप फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो। तो फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो एक फोटोन तो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो आप फोटोन की एनर्जी बढ़ाते रहो तो उससे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, नंबर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा। भाई तुमने एक फोटोन 15 एनर्जी का डाला तो भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तुमने एक फोटोन 100 एनर्जी का डाला तो भी एक ही फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, बची हुई एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर है, नंबर, ध्यान रखना। इंटेंसिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। यदि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे, मगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर नहीं बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। समझ गए कॉन्सेप्ट? अब आ जाओ ग्राफ पे। मैंने थ्योरी सारी पढ़ा दी है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये आपको बताना है जो मैंने पूछा है। अब मैं ग्राफ बना देता हूं जैसे आप लोग समझ सके। अब आपको सही ग्राफ बताना है कि इसमें से कौन कौन सा ग्राफ सही है, बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बताओ बच्चों कौन सा सही है? आप क्या कर रहे हो? इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब नंबर बढ़ा रहे हो। तो जब नंबर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। नंबर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी, तो ये तो सही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इसका मतलब फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो, और फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मगर ओरिजिन से पास नहीं होगी, ये गलत है, यहां कहीं से जाएगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत की एनर्जी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालने में देगा, ओरिजिन से पास नहीं होगा। भाई पहली 10 एनर्जी तो मैं रस्सी तोड़ने में खर्च करूंगा ना, काइनेटिक एनर्जी में थोड़ी कन्वर्ट करूंगा। काइनेटिक एनर्जी में तब कन्वर्ट करूंगा जब रस्सी टूट चुकी होगी, तो ये ओरिजिन से नहीं पास होगा। यहां से यदि ये ऊपर जा रहा होता तो सही होता, इसलिए ये गलत है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे मतलब तुम फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो, फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो तुमने फोटोन के नंबर थोड़ी बढ़ा रहे हो, तुम तो फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो। एनर्जी बढ़ाने से नंबर नहीं बढ़ते, तो आंसर क्या है? ए। आंसर क्या है? ए। समझ पाए? सभी बच्चे समझ पाए कैसे किया? सभी बच्चे समझ पाए कैसे किया? अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मान के चलो ये नीट में फ्यूचर में मिलेगा जरूर, FIQ है ये, नीट का FIQ।
बताओ, मैंने ग्राफ बना रखा है, मैंने कहा है द ग्राफ इज ड्रा बिटवीन ए वर्सेस बी, सेलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ ए एंड बी अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बताइए ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से बताइए ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। मैंने आपसे इसी क्वेश्चन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूछ लिया है। बताइए बताइए सारे बच्चे, बताओ मुन्ना, आंसर दो। देखो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो अब क्या है, इसमें 4 ग्राफ है। जो पहले ए और ये डालो, यदि मैं इसको ऑप्शन नंबर 1, यदि मैं इसको काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं और इसको लिखता हूं फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी, तो आप फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कहां से बढ़ेगी, ओरिजिन से या ओरिजिन के कुछ समय बाद से, कुछ समय बाद से, क्योंकि जब फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो शुरुआत की एनर्जी रस्सी तोड़ने में जाएगी, उसके बाद की एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो उसके बाद की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो पहला वाला ग्राफ तो सही है। यदि ए को काइनेटिक एनर्जी लिखोगे और बी को फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो यही ग्राफ आएगा, पहला तो सही है। बात समझ रहे हो, पहला सही है। अब दूसरा हो, ए काइनेटिक एनर्जी है, बी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि तुम ज्यादा इलेक्ट्रॉन फोटोन डालोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनर्जी थोड़ी ज्यादा डाल रहे हो, नंबर ज्यादा डाल रहे हो, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं, और यहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो गलत है। वर्क फंक्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यदि फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो तो वर्क फंक्शन की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर प्लेट के लिए, हमें इस रस्सी को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। आप चाहे हमें 15 जूल का फोटोन दो, चाहे 100 जूल का दो, चाहे 200 जूल का दो, हम तो सिर्फ 10 लेंगे, बाकी को तो हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो वर्क फंक्शन बढ़ेगा, ऐसा होता ही नहीं है, वर्क फंक्शन तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ए वाला सही है। बात समझ पाए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में मिलेगा, आपको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। आप लोग ये बात समझ पाए, बात समझ पाए कैसे किया। अब दूसरा ग्राफ, दूसरा ग्राफ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है मैं ये बताता हूं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ब्लैक बॉडी। देखो जो नॉर्मल ब्लैक बॉडी होता है, जो नॉर्मल ब्लैक बॉडी होता है वो तो सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है वो सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और कुछ इमिट नहीं करता है, जीरो इमिशन करता है। क्या करता है, जीरो रेडिएशन। ये कंडीशन होती है एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की। जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है, मगर जनरली कोई भी ब्लैक बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, कोई भी ब्लैक बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। वो क्या करते हैं, जर्नली क्या होता है, देखो जर्नली क्या होता है जरा देखिए, जर्नली एब्जॉर्ब्ड
ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ, वो सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ एंड इमिटेड या रेडिएशन, इमिटेड या रेडिएट स्पेसिफिक वेवलेंथ। जर्नली क्या होता है, ये सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज करते हैं, रेडिएट करते हैं। जर्नली ब्लैक बॉडी क्या करती है, सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज करते हैं, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज करते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट पढ़ा है। क्या ब्लैक बॉडी क्या होती है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ इमिट नहीं करेगा, मगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती ही नहीं है। तो इन जनरल क्या होता है? इन जनरल जो होता है ब्लैक बॉडी क्या करता है, सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और फिर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज करता है। इस फिनोमिना को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR। मैं उतनी ही थ्योरी पढ़ा रहा हूं जितनी थ्योरी हमें ग्राफ के लिए जरूरी है, और वैसे मैं पूरी पढ़ा दे रहा हूं। जितनी थ्योरी ग्राफ के लिए जरूरी उतनी ही पढ़ा रहा हूं। अब हमें क्या करना है, जो रेडिएशन हो रहा है उसकी वेवलेंथ, जो रेडिएशन हो रहा है उसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो जरा गौर से समझिएगा क्या क्या होता है। एक ग्राफ आपने बना देख रखा है, ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं और लिखता हूं। देखो ये चीज मैं कॉपी कर चुका हूं, इसलिए ये पीछे लिखा है, ये पीछे लिखा हुआ है, मैंने कॉपी किया है। अभी आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ठीक है। अब जरा देखो, जब कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन करता है तो वहां पर एक कंडीशन होती है, वो क्या है जरा देखो, इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर, अभी पीछे पढ़ाया है। और टेम्परेचर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो निकलने वाले फोटोन जो रेडिएट हो रहे हैं उनके फोटोन के नंबर कम हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो निकलने वाले फोटोन के नंबर कम हो जाएंगे, देख लो, मगर उनकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो निकलने वाले फोटोन के नंबर कम हो जाएंगे। इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर, मैंने अभी बताया था, नंबर ऑफ फोटोन है, ये निकलने वाले फोटोन के नंबर है। मगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन, इमिटेड फोटोन वो बढ़ जाएगी। ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर जो है T1 टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर T2 है, और यहां लिखा है T1 ग्रेटर देन T2। अब देखो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी वाई एक्सेस पे है, ये देखो। तो देखो हाइट जो है, ये देखो हाइट, पहले इंटेंसिटी इतनी थी, अब इंटेंसिटी इतनी है, अब हाइट देखो कम हो गई, सॉरी, ये देखो इंटेंसिटी कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी कम हो गई, इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे है। कम टेम्परेचर पे ज्यादा इंटेंसिटी थी, ज्यादा टेम्परेचर पे कम इंटेंसिटी है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी कम हो रही है, मतलब निकलने वाले फोटोन के नंबर कम हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम फोटोन का रेडिएशन होगा, मगर उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ये देखो इधर वेवलेंथ कितनी है?
1000 के आसपास। अब वेवलेंथ कितनी है? 2000 के आसपास। वेवलेंथ क्या है? वाई एक्सेस पे। वेवलेंथ क्या है? वाई एक्सेस पे है। चेक करो, वेवलेंथ क्या है? वाई एक्सेस पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी कम हो जाती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। मतलब रेडिएशन जो हो रहा है, जो फोटोन निकल रहे हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ के, उनके नंबर कम हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो निकलने वाले फोटोन के नंबर कम हो जाएंगे, मगर जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। वेवलेंथ बढ़ गई तो एनर्जी कम हो गई। क्यों? क्योंकि एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू या एससी अपॉन लैम्डा। और ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है नीट 2024 में, जब आपका रीनीट हुआ है, फिर से एग्जाम हुआ है, री एग्जाम जब हुआ है, जो री एग्जाम हुआ है ना, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। उन्होंने ग्राफ नहीं बनाया, जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, इनके स्टेटमेंट दिए हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन में निकलने वाले फोटोन के नंबर कम हो जाते हैं। उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। टेम्परेचर बढ़ाने पर निकलने वाले फोटोन के नंबर कम हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर निकलने वाले फोटोन के नंबर बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर निकलने वाले फोटोन की वेवलेंथ कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर निकलने वाले फोटोन की वेवलेंथ बढ़ जाती है। इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा है ग्राफ पर। तो ध्यान रखिए, आ कुछ भी सकता है। तो ये ग्राफ समझ गए पहले, और ये पॉइंट समझ गए। ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है, डिफरेंट टेम्परेचर पे। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी कम होगी, मतलब कम फोटोन निकलेंगे। ज्यादा टेम्परेचर रखोगे ब्लैक बॉडी का तो कम फोटोन निकलेंगे, मगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब जो फोटोन निकलेंगे उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो निकलने वाले फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है? एक तो स्टेटमेंट वाइज, जैसा अभी आया है रीनीट के एग्जाम में 2024 में, और एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ग्राफ वाइज। ग्राफ वाइज कैसा क्वेश्चन आएगा जरा देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंटेंसिटी। ये अलग क्वेश्चन इधर है, हाँ? बच्चे को लगेगा कि ये क्या दिया है। हाँ, अब देखो, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। एक T1 टेम्परेचर है, एक T2 टेम्परेचर है। आपसे पूछा जा रहा है कि T1 और T2 में क्या रिलेशन है। तो मैंने क्या पढ़ाया? टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी कम होती है। अभी इंटेंसिटी ये है, अब इंटेंसिटी ये है। तो आपको क्या पता है, मैंने क्या पढ़ाया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी कम होती है। इसका मतलब क्या है? कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है? कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है? T2 टेम्परेचर बढ़ा है, क्योंकि T2 टेम्परेचर पे इंटेंसिटी कम है और T1 पे इंटेंसिटी ज्यादा है। T1 पे हाइट ज्यादा, T2 पे हाइट कम। इसका मतलब T2 क्या है? बड़ा टेम्परेचर होगा। T2 क्या होगा? बड़ा टेम्परेचर होगा। तो ये वाला तो सही है। अब ये क्या है? वेवलेंथ और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है। जब इंटेंसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कितनी है? इतनी। और जब इंटेंसिटी कम है, हाइट कम है, तो वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। जब हाइट कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है। तो ये भी सही है। इसका मतलब कौन सा सही है? ये वाला सही है। इसका मतलब कौन सा सही है? ये वाला सही है। तो ग्राफ पर क्वेश्चन आ सकता है या स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। कैसा आ सकता है वो मैंने बताया।
आपको अभी आ रहा है उधर, आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। CSD वाले पॉइंट ये 2 है, एक ये और एक ये। इससे आपका ग्राफ भी बन जाएगा और इससे आपका स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन भी निकल जाएगा। कर लोगे? ये बात समझ गए इसके ग्राफ की? अब जरा देखो, अब ग्राफ ये आता है, ये ग्राफ क्या है, ये है एटॉमिक उसके ग्राफ, मैं लिख देता हूं, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल के ग्राफ है। अब कौन सा ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, अब ये समझाता हूं, सारे बच्चे गौर से समझेंगे। देखो, इक्वेशन, हमेशा ग्राफ इक्वेशन से बनता है, हमेशा ग्राफ किससे बनता है, इक्वेशन से। क्या आपने कभी कोई इक्वेशन पढ़ी? नहीं। एटॉमिक की कोई इक्वेशन नहीं पढ़ी? क्या हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कोई इक्वेशन पढ़ी? नहीं। तो इन ग्राफ को बनाओगे कैसे? तो इनके लिए सबसे पहले आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। नोड, नोड क्या होता है? नोड वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेंड्स टू 0 होता है। नोड किसको कहते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड 0 होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नोड वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड 0 है। जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड 0 होता है उसको नोड कहते हैं, और वहां पर साई की वैल्यू 0 होती है, वहां पर साई की वैल्यू 0 होती है। नोड 2 तरह के होते हैं। नोड बच्चों क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कैसे, रेडियल नोड, रेडियल नोड। रेडियल नोड को ही स्पेरिकल नोड बोला जाता है, या सर्कुलर नोड। एक होते हैं एंगुलर नोड, अभी दोनों बताऊंगा डिफरेंस क्या है। एंगुलर नोड, या इसी को कहा जाता है प्लेनर नोड। स्पेरिकल नोड या रेडियल नोड क्या होते हैं, और प्लेनर नोड या एंगुलर नोड क्या होते हैं, पहले ये बताता हूं, फिर ये ग्राफ बताता हूं। गौर समझिए, गौर समझिएगा बच्चों। ये हमारा एटम है, ठीक, ये हमारा एटम है। अब इस एटम की खास बात समझो जरा। अब देखिएगा, अब मैं आपको कुछ बताना और दिखाना चाहूंगा। अब देखो, जो रेडियल नोड होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, ऐसा होता है। इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूं। जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस है, तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। व्हाइट वाले पोर्शन को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जो ब्लैक वाला पोर्शन है वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, ये क्या है, नोड है। नोड मतलब साई की वैल्यू 0। और ये देखो सर्किल फॉर्म में है ना, नोड कैसा है, सर्किल फॉर्म में। इसीलिए इस नोड को क्या कहोगे, स्पेरिकल नोड कहोगे या फिर रेडियल नोड कहोगे। क्यों, सर्किल फॉर्म में, रेडियन का मतलब 360, ऐसे। ये स्पेरिकल नोड या रेडियल नोड बोले जाते हैं। और ये ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। ये कहां होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर होते हैं।
मतलब विद इन द ऑर्बिटल होते हैं। इंग्लिश में लिख देता हूं विद इन, नहीं तो कहेंगे द ऑर्बिटल। बच्चे कहेंगे ये तो व्हाट्सएप की तरह पढ़ाते हैं, जैसे व्हाट्सएप में चैट होती है। तो ये ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, ठीक। और इनके नंबर कैसे निकाले जाते हैं? इनके नंबर निकाले जाते हैं ऐसे, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड, उनके नंबर होते हैं n माइनस एल माइनस 1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और 1 है। अच्छा, दूसरा कैसा होता है जरा देखो, दूसरा किस टाइप का नोट होता है? इस सब को उठा के मैं किनारे कर दूं, उसका रीजन है, इसी जगह पे बताऊंगा तो कंपेयर दिखेगा। थोड़ा और आ जाओ भाई आप लोग। अब देखो दूसरा कैसा होता है, इसी जगह पे बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दें कि दूसरा किस तरह से होता है। जो एंगुलर नोड और प्लेनर नोड है, ये विद इन द ऑर्बिटल होता है। विद इन द ऑर्बिटल का मतलब जैसे पी ऑर्बिटल ये देखो बना है, ये हमारा पी एक्स है, ये देखो ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया, और ये मैंने बनाया पी वाई। ये पी वाई ऑर्बिटल हो गया, ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है। ये पी एक्स ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल। क्लियर है? क्लियर है? बच्चों ने कहा हाँ क्लियर है, इसमें क्या दिक्कत है? अब जरा देखो प्लेनर नोड क्या होता है, गौर से समझिएगा। प्लेनर नोड, ये दो ऑर्बिटल के बीच में ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ऐसे नहीं बनेगा, मैं ही बनाता हूं, अपने हाथ से बनाता हूं, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले। ये जो प्लेन है, ये प्लेनर नोड है, ये जो प्लेन है ये प्लेनर नोड है। किसी को प्लेन ना समझ में आ रहा हो तो मैं 2 मिनट में प्लेन समझा देता हूं, देखना मस्त प्लेन बनाऊंगा। ये जो प्लेन है, ये देखो, ये देखो एक प्लेन दिख गया। ये जो प्लेन है ये प्लेनर नोड है, वो दो ऑर्बिटलों के बीच में होता है। तो प्लेनर नोड क्या है? ऑर्बिटल के बीच में पाया जाता है, इसी को एंगुलर नोड कहते हैं। और ये ऑर्बिटल के बीच में होता है, बिटवीन द ऑर्बिटल होता है। तो एंगुलर नोड और प्लेनर नोड एक ही चीज है, और वो ऑर्बिटल के बीच में होते हैं और ऐसे। अब उसके नंबर कितने होते हैं? उसके नंबर होते हैं ये नंबर ऑफ एंगुलर नोड, वो होते हैं n। तो टोटल नोड कितने हो गए भाई? 2 टाइप के नोड है ना, तो टोटल नोड हो गए दोनों का सम, LL कट गया, तो टोटल नोड होते हैं n-1। बच्चों ने कहा ठीक है। अब गौर सुनना, बच्चे सोच रहे होंगे सर को ग्राफ पढ़ाना था, सर पढ़ा क्या रहे? ग्राफ ही पढ़ा रहा हूं। अब गौर सुनिए, आपको क्या करना है, जब भी आपको ग्राफ निकालने को आए तो आप बस ये निकाला करो रेडियल नोड के नंबर, कि रेडियल नोड कितने हैं। क्यों? क्योंकि रेडियल नोड ऑर्बिटल के अंदर होते हैं और आप ग्राफ ऑर्बिटल का बनाते हो। गौर सुनो, रेडियल नोड ग्राफ, रेडियल नोड
ऑर्बिटल के अंदर होता है, और आप ग्राफ जो बनाते हो ऑर्बिटल के क्लाउड का बनाते हो, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बनाते हो, और ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है रेडियल नोड, और ये ऑर्बिटल के बाहर पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे कोई ग्राफ पूछा जाए तो आप रेडियल नोड निकाला करो। जब भी आपसे कोई ग्राफ पूछे तो आप रेडियल नोड निकाला करो। कैसे बनाना है मैं सिखाता हूं, पहले इतनी बात समझ लो। बच्चों ने कहा सर ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और बात समझ लो, फिर बस खेल खत्म। एक और बात समझ लो, फिर खेल खत्म। फिर ग्राफ आपको अपने आप आ जाएगा, इसका ग्राफ फिर आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, एक टर्म होता है साई, और ये जो साई टर्म है, गौर सुनो, एक टर्म होता है साई, ठीक है, ऐसा, ठीक। और साई टर्म जो होता है वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, लगभग अप्रोक्सीमेट दोनों एक ही चीज है। ये क्लाउड है और ये जो है रेडियल है। तो जरा देखो, साई की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो 0 भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। मतलब तीनों तरह की वैल्यू इसकी पॉसिबल होती है। पहला पॉइंट, साई की वैल्यू क्या है, माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब एक होता है साई स्क्वायर, और इसी को आप ये मान सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू पी। पी मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या फिर इसी को बोल दिया जाता है प्रोबेबिलिटी। ये तो अब जरा देखो, साई स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, मतलब इसकी निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आएगा, 0 का स्क्वायर किया 0 आया, माइनस का स्क्वायर किया प्लस आया, प्लस का स्क्वायर किया प्लस आया। इसीलिए साई का ग्राफ इस तरह का होता है, ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू 0, और ये 0 कामा 0 है, इधर साई है और इधर रेडियस है। अब साई स्क्वायर का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा ऐसा होता है, प्लस प्लस प्लस, और ये 0 कामा 0 है। साई स्क्वायर बोल दो या पी बोल दो, पी क्या है? प्रोबेबिलिटी। किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या तो होगी या नहीं होगी, माइनस थोड़ी होगी, माइनस नहीं होगी, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। तो दो बातें समझ गए, इतनी बात समझ गए, बस खेल खत्म है, बस खेल खत्म है, इतनी बात आप लोग समझ गए हो। अब यदि इतनी बात समझ गए हो तो एक लाइन और लिखूंगा, बस खेल खत्म। देखो, जितने रेडियल नोड आएंगे, है ना, जितने, मैं हिंदी में लिखता हूं सिंपल फॉर्म में, जितने रेडियल नोड होंगे उतने बार लाइन 0 कामा 0 को टच करेगी। ग्राफ 0 कामा 0 वाली लाइन को टच करेगा। बात समझ पाए अच्छे से? जितने बार रेडियल नोड की वैल्यू जितनी आएगी उतने बार ये वाली लाइन 0 कामा 0 को टच करेगी। आपको इक्वेशन नहीं दी है तो ध्यान रखना, आपका फंडा ये है, आपको दो बातें याद रखनी है। पहली, यदि कोई ग्राफ साई स्क्वायर का है तो वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, यदि निगेटिव बना इसका मतलब गलत है।
यदि कोई ग्राफ साई स्क्वायर का है तो वो निगेटिव जोन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साई स्क्वायर या प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। यदि कोई स्क्वायर साई का है, साई स्क्वायर का है, पी का है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन का है, तो वो जीरो नीचे निगेटिव जोन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कितनी बार 0,0 को टच करेगा? जितने उसके रेडियल नोड होंगे, क्योंकि रेडियल नोड का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, तो वो उतनी बार ही 0,0 लाइन को टच करेगा। आपको सिर्फ 2 पॉइंट देखने होंगे हमेशा, आपको हमेशा सिर्फ 2 पॉइंट देखने होंगे। पहला पॉइंट कि वो निगेटिव जोन में जा रहा है कि नहीं। यदि साई स्क्वायर का ग्राफ है तो निगेटिव जोन में नहीं जाएगा, साई का ग्राफ है तो निगेटिव जोन में भी जाएगा। अब 0,0 वाली लाइन को कितनी बार टच करेगा? जितने रेडियल नोड होंगे। 0,0 वाली लाइन को कितनी बार टच करेगा? जितने रेडियल नोड होंगे उतनी बार टच करेगा। अब जैसे देखो, मैं ग्राफ दिखाता हूं, अब आपको मेरी बात समझ में आएगी। जैसे ये ग्राफ देखो, आप इस ग्राफ को गौर से देखो। ये क्या है? साई का ग्राफ है, ये साई आर लिखा है ना। और ये है किसका? देखो यहां दिया होगा, द प्लॉट ऑफ ए द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई आर, द आर वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल। ये 1s ऑर्बिटल का ग्राफ है और ये 2s ऑर्बिटल का ग्राफ है। अब मेरी बात जो मैंने पढ़ाई है उसको गौर से समझिएगा, ठीक। साई का ग्राफ है तो ये निगेटिव भी जाएगा, साई स्क्वायर का ग्राफ है तो निगेटिव नहीं जाएगा, साई स्क्वायर का ग्राफ है निगेटिव नहीं जाएगा। अब कितने बार इस लाइन को टच करेगा? जितने रेडियल नोड होंगे। 1s के रेडियल नोड निकालो। रेडियल नोड कितने होते हैं? n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू ये है, पहले नंबर का सेल है। l की वैल्यू कितनी होती है? s के लिए 0, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, l की वैल्यू। और n क्या होगा? जो आगे लिखा हो। s के लिए 0। इसका मतलब ये लाइन को एक बार भी टच नहीं करेगा, ये लाइन को एक बार भी टच नहीं करेगा। इसमें कोई नोड है नहीं, 1s में कोई नोड नहीं है, 1s में कोई नोड नहीं है। ये लाइन को एक बार भी टच नहीं करेगा। 1s का ग्राफ, 1s का ग्राफ लाइन को एक बार भी टच नहीं करेगा। देखो एक बार भी टच नहीं किया है। ये जो टच दिखा रहा है यहां से तो ऑर्बिटल खत्म हो गया है, उससे पहले एक बार भी टच नहीं है। चेक कर लो, ये 1s का है, ये 1s का है, और ये 2s का है, ये 2s का है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे। तो 1s में एक बार भी टच नहीं है। अब 2s में निकालो, तो जब तुम 2s में निकालोगे तो देखो 2 माइनस 0 माइनस 1, ये लाइन को एक बार टच करेगा। ये देखो टच कर रहा है, ये लाइन को एक बार टच कर रहा है, फिर ऊपर गया। और ये देखो साई स्क्वायर में भी टच कर रहा है, ये लाइन को एक बार टच करेगा। ये देखो, और ये एक बार भी टच नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि टच कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है, नहीं, वो तो यहां से ऑर्बिटल ही खत्म हो गया है। बिल्कुल फ्लैट लाइन दिखा दी ना, मतलब जिंदगी खत्म है ना, वही है। तो ग्राफ ऐसे निकाले जाएंगे। मैं आपको बना के दिखा देता हूं जरा 2-4 ग्राफ, जैसे आपको आइडिया और हो जाए, है ना। इन्होंने जो बना रखे हैं उससे थोड़ा और अलग तरीके से। जैसे ये देखो, मैं पूछता हूं, गौर से देखिएगा, इनमें से कौन सा ग्राफ 3s का सही है। आपको 3s का ग्राफ पहचानना है। मैंने ये ग्राफ बना दिए, देखिए आपको 3s का ग्राफ पहचानना है।
कि कौन सा ग्राफ 3s का सही है। ठीक है, आपको मैंने कहा 3s का ग्राफ पहचानिए। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। अब कौन सा ग्राफ 3s का है? पहली बात 3s है तो रेडियल नोड निकालो, 3 - 0 - 1। रेडियल नोड कितने आएंगे? 2। तो इसका मतलब लाइन को कितने बार टच करना चाहिए? 2 बार। अब देखो 2 बार कौन टच कर रहा है? देखो एक टच, बस भाई ये पॉजिटिव जोन हो गया, ये निगेटिव जोन है। और ये क्या है? ग्राफ किसका है? साई का है। तो पॉजिटिव और निगेटिव जोन जाएगा, वो पॉजिटिव जोन में भी जाएगा, निगेटिव जोन में जाएगा। मगर लाइन को कितने बार टच करना चाहिए? 2 बार। पर ये तो एक ही बार टच कर रहा है, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। अब इसमें आओ, लाइन को कितने बार टच कर रहा है? 1 बार। लाइन को कितने बार टच कर रहा है? 2 बार। लाइन को 2 बार टच करना चाहिए, कर रहा है। ग्राफ साई का है तो पॉजिटिव जोन में भी जाएगा, निगेटिव जोन में भी जाएगा, ये सही है। सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लाइन को 2 बार टच कर रहा है और निगेटिव और पॉजिटिव जोन दोनों में जा रहा है, साई का ग्राफ है। अब ये देखो, ये भी 2 बार टच कर रहा है, मगर ये गलत है। क्यों? क्योंकि साई का ग्राफ है तो निगेटिव जोन में भी जाना चाहिए था, वो वेव की तरह चलता है, तो ये निगेटिव जोन में जा ही नहीं रहा है, इसलिए गलत है। भाई साई का ग्राफ है तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों जोन में जाएगा, ये तो एक ही जोन में जा रहा है। 2 नोड है, 2 नोड है तो वेव की तरह चलना चाहिए ना, इसको नीचे आके ऊपर जाना चाहिए। और 2 बार टच करना चाहिए, 2 बार टच कर रहा है। मगर ये साई का ग्राफ है तो नीचे आके ऊपर जाना चाहिए है। अब यही क्वेश्चन मैंने फिर पूछा आपसे, मैंने इसको कॉपी कर लिया, बिल्कुल मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैंने आपसे पूछा है ये, बस मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं। अब मैंने कहा 3s का ग्राफ बनाओ मगर साई स्क्वायर का। 3s का ग्राफ बनाना है मगर साई स्क्वायर का। मगर किसका? साई स्क्वायर का। तो यदि 3s का ग्राफ है तो 2 बार लाइन को टच करेगा, साई स्क्वायर का है तो निगेटिव जोन में जाएगा ही नहीं, साई स्क्वायर का है तो निगेटिव जोन में जाएगा ही नहीं। और कितनी बार टच करेगा? 2 बार। ये निगेटिव जोन में जा रहा है इसलिए गलत है। क्यों? साई स्क्वायर का ग्राफ है। निगेटिव जोन में जा रहा है इसलिए गलत है, साई स्क्वायर का ग्राफ है। साई स्क्वायर का ग्राफ है, निगेटिव जोन में नहीं जा रहा है, हो सकता है कि आंसर आए। कितने बार टच करना चाहिए? 2 बार। 2 बार टच भी कर रहा है, बस ये आंसर, बस ये आंसर। कितने बार टच कर रहा है? 2 बार। और साई स्क्वायर का है तो निगेटिव जोन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर? बच्चों ने कहा नहीं सर एक क्वेश्चन और पूछ लो। मैंने कहा लो बताओ, गौर से बताइएगा। 2p ऑर्बिटल का ग्राफ बताना है। 2p ऑर्बिटल का ग्राफ मैं बना देता हूं। आपको बताना है ग्राफ कौन सा सही है, और जो पढ़ाया है वही करना है। क्या? जो पढ़ाया है वही करना है। चलिए ग्राफ खींच देता हूं 2p ऑर्बिटल। एक बार भी टच नहीं हुआ, एक बार टच हो गया। अब देखो कौन सा ग्राफ सही है। देखो ये जो सांप बने हैं इनको देख के डरिए नहीं, जो सांप बने हैं उनको देख के डरिए नहीं, आपको जो पढ़ाया गया वो करिए। पहले देखो साई का ग्राफ है,
हाँ, अच्छा, तो ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब रेडियल नोड निकालो। n की वैल्यू कितनी है? 2। l की वैल्यू कितनी है? क्यों? रेडियल नोड ये होता है। l की वैल्यू कितनी है? 1। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 2 -1 -1 0। इसका मतलब नोड है ही नहीं। तो यार एक बार भी टच नहीं करना चाहिए। ये तो टच कर रहा है, गलत है। ये भी टच कर रहा है, गलत है। एक बार भी टच नहीं करना चाहिए। ये टच कर रहा है, नहीं। देखो ये फ्लैट हो गया है, इसका मतलब यहां से ऑर्बिटल खत्म है। तो बस यही ग्राफ होगा। एक बार भी टच नहीं करना चाहिए, एक बार भी टच नहीं करना चाहिए है। अब देखो मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, इसको 2p की जगह मैं 3p कर देता हूं। अब बताओ कौन सा ग्राफ सही है। एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं। ओ सॉरी, एक मिनट रुक जाओ मुन्ना। हाँ, अब बताओ, अब कौन, ओए ग्राफ कहां चले गए? अच्छा ये बम्बा, एक बार रुको। बताओ भाई, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने 2p की जगह 3p कर दिया है। अब कौन सा ग्राफ सही है? तो 3p कर दिया है तो नोड निकालो। 3 -1 -1 मतलब 1। इसका मतलब एक बार लाइन को टच कर सकता है। इसमें एक बार भी नहीं कर रहा है, गलत है। एक बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा? ग्राफ किसका है? साई का। साई का ग्राफ है तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। ये गलत है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर जा रहा है। साई का ग्राफ है तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। ये सही है, ये सही है। अब फिर से देखो, अब मैं साई स्क्वायर का 3p का ग्राफ पूछ रहा हूं, मगर मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूं। ये देखो, मगर मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूं। अब बताओ कौन सा ग्राफ सही है? साई स्क्वायर वर्सेस आर, और क्या है? 3p। तो 3p का रेडियल नोड निकालो। 3 1 1 एक आ रहा है। इसका मतलब लाइन को एक बार टच करेगा। यहां लाइन एक बार भी टच नहीं हो रही है, ये तो फ्लैट हो गया है। फ्लैट हो गया मतलब यहां से ऑर्बिटल खत्म है। लाइन एक बार भी टच नहीं हो रही है। लाइन एक बार टच हो रही है, लाइन एक बार टच हो रही है। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात, ग्राफ किसका है? साई स्क्वायर का, तो वो निगेटिव नहीं हो सकता है। ये तो निगेटिव जोन में जा रहा है, इसलिए गलत है। बस यही वाला सही है। इक्वेशन अपने पास नहीं होती है तो दो तरीके से ग्राफ को पकड़ोगे। एक, साई का ग्राफ है तो प्लस और माइनस दोनों जोन में जाएगा। साई स्क्वायर का है या पी का ग्राफ है तो सिर्फ एक जोन में जाएगा। कितने बार लाइन को टच करेगा? जितने रेडियल नोड होंगे। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कहां है? तो ये जो है, ये क्लाउड को शो कर रहा है, हाइट। तो सबसे ज्यादा यहां पे है। क्यों? हाइट सबसे ज्यादा यहां है। हाइट क्या है? क्लाउड को शो कर रही है। हाइट किसको शो कर रही है? क्लाउड को। बात समझ पाए? ऑर्बिटल के ग्राफ पहचान लोगे? ऑर्बिटल के ग्राफ पहचान लोगे? ऑर्बिटल के ग्राफ पहचान लोगे? तो चलो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, ये ग्राफ है ए, आपको बताना है ए ग्राफ। क्वेश्चन है, जो ए ग्राफ है ये किसका है? ग्राफ ए इज, ऑप्शन दे देता हूं। पहला 1s का, दूसरा 2p का,
तीसरा 1s and 2p बोथ, चौथा इनमें से किसी का नहीं है। अब बताओ, मैंने पूछा है जो जिसमें मैंने ए लिख दिया है, मेरा ये क्वेश्चन बन गया है, जिसमें मैंने ए लिखा है वो ग्राफ किसका है? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ ये ग्राफ किसका है? तो इसमें रेडियल नोड कितने हैं चेक करो, कितने बार ये लाइन को टच कर रहा है? एक बार, एक बार लाइन को एक बार टच कर रहा है। ये तो फ्लैट हो गई है, यहां से तो ऑर्बिटल खत्म है। इसका मतलब रेडियल नोड कितना है? एक है। तो इसका मतलब n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 1 आनी चाहिए। n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 1 आनी चाहिए, क्योंकि रेडियल नोड कितना है? एक। अब इसमें निकालो, n माइनस एल माइनस 1 0 आ रही है, तो ये गलत है। इसमें निकालो, n माइनस एल माइनस 1 0 आ रहा है, ये भी गलत है, तो ये अपने आप गलत हो गया। आंसर क्या है? नन। आंसर क्या है? नन है। आंसर क्या है? नन। देख लो आप। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैंने फिर पूछा, कॉपी करता हूं। इसी क्वेश्चन को मैंने फिर पूछा, कॉपी करता हूं। एक मिनट। देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैंने फिर पूछा, ऑप्शन 1s 2s 3s। लो, वही क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज कर दिए। अब बताओ, तो आपने क्या चेक किया? रेडियल नोड कितने हैं? 1। रेडियल नोड कितने हैं? 1। इसका मतलब n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 1 आनी चाहिए। रखो, 1 माइनस 0 माइनस 1 0, ये गलत है। 2 0 माइनस 1 1, ये सही है। रेडियल नोड कितना आना चाहिए? 1 आ रहा है। इसको देखो, गलत। रेडियल नोड कितना आना चाहिए? 1। तो आंसर क्या हुआ? 2s। आंसर क्या हुआ? 2s। तो क्या आप इस बात को समझ पाए कि ऑर्बिटल के ग्राफ कैसे बनाओगे? ऑर्बिटल के ग्राफ कैसे बनाओगे? क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? ये बात सबको समझ में आई कि ऑर्बिटल का ग्राफ कैसे बनाओगे? बच्चों ने कहा हां। चलो, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के ग्राफ के क्वेश्चन तो मैंने खत्म कर दिए। अब आ जाओ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक जगह पे ग्राफ है, वो क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ग्राफ। कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है तो ग्राफ कैसे बनते हैं। तो जरा देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ग्राफ कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो, इक्विलिब्रियम स्टेट होता क्या है। इक्विलिब्रियम स्टेट के ग्राफ आते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, पहले मैं इसको बता देता हूं, जैसे आप समझ जाओ। देखिए, इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या होता है? जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, जहां पर किसी भी प्रोसेस का डेल्टा जी 0 है, उस जगह को इक्विलिब्रियम कहते हैं। एट दैट पॉइंट स्टेट इज known as इक्विलिब्रियम स्टेट। जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, उस जगह को, उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। डिफिनीशन समझ गए? जहां पर किसकी वैल्यू 0 हो? डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो। अच्छा, उसको क्या कहते हैं?
इक्विलिब्रियम स्टेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्राफ बनाया, देख लेना, डरना नहीं। ये डेल्टा जी है और ये 0,0 है। इसका मतलब इधर पॉजिटिव वैल्यू है, इधर निगेटिव वैल्यू है, ठीक। और इधर क्या है, प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब टाइम। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने कहा ए, ये पॉइंट मैंने कहा बी, और ये पॉइंट मैंने कहा सी। अब बताइए, इक्विलिब्रियम स्टेट इज, मैंने कहा इसमें से इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी स्टेट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, या नन, इनमें से कोई भी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। बताओ, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? इक्विलिब्रियम जहां पर होगी वहां डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इधर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? निगेटिव। ये पॉइंट ऐसा है जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, बी पॉइंट। बी पॉइंट पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 है। तो एक तो डेल्टा जी का ग्राफ पूछा जा सकता है कि डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में कहां पे आएगा, ये देखो। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। दूसरा, पहला ये, जब इक्विलिब्रियम आता है, जब इक्विलिब्रियम आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक इक्वेशन है। आप देखो, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, आप चल रहे हो ना, कोई कहेगा सर्वेश सर चलना है, बिल्कुल चलना है। आप कहोगे इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 0। तो बस इक्विलिब्रियम यही होता है, रिएक्शन डायनेमिक होगी मगर उसने प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे कितना बनाया? कांस्टेंट। जितना बना था उतना ही बनाया, रिजल्ट नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम जब आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं। जितना रेट फॉरवर्ड का होता है उतना ही रेट बैकवर्ड का होता है। तो रेट के रिस्पेक्ट में यदि हम ग्राफ बनाएं, ये टाइम है और ये रेट है, और ये रिएक्शन है A to B। तो टाइम के साथ A का रेट कम होगा, टाइम के साथ B का रेट बढ़ेगा, मगर इक्विलिब्रियम कहां पे आया? देखो, मैंने पॉइंट डाल दिए, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब बताओ इक्विलिब्रियम कहां पे है? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट बराबर होते हैं, रेट यहां पे बराबर है। ये A का रेट है, ये A है और ये B है। तो A और B के रेट कहां बराबर है? यहां पर। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहां पे बराबर है। तो ये पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। या इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा? रेट बराबर होंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा? रेट बराबर होंगे दोनों के। और ग्राफ कैसा आएगा? ए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट बराबर होंगे। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जब इक्विलिब्रियम आता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेट बराबर है। भाई जितना 1 सेकंड में 3 मॉलिक्यूल ब्रेक हुए, उसी 1 सेकंड में 3 मॉलिक्यूल बने, रिजल्ट क्या आया? 0। तो कंसंट्रेशन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। मेरे पास देखो पहले से 10 रुपए है, ठीक, 1 सेकंड में मैंने 3 रुपए खर्च किए, उसी 1 सेकंड में मैंने 3 रुपए कमाए। बताओ मेरे पास कितने पैसे हैं? 10। कांस्टेंट है। क्यों? जितना गया उतना आ गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होता है। इक्वल होता है ये नहीं कहा जा रहा है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि जिस रेट से बनना है उसी रेट से बिगड़ रहा है। ओहो, एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है। जिस रेट से बनना है उसी रेट से बिगड़ रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होते हैं। और यहां पे 3 कंडीशन होंगी। यदि हम A = B रिएक्शन माने तो इक्विलिब्रियम पे क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि A का कंसंट्रेशन B के कंसंट्रेशन के बराबर हो सकता है कि जब इक्विलिब्रियम आई तो A का कंसंट्रेशन B के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो सकता है जब इक्विलिब्रियम आई तो B का कंसंट्रेशन A के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। कांस्टेंट होगा, मगर वहां 3 है, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 3 कंडीशन है। इसके ग्राफ सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके ग्राफ सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो आपको ये वाले ग्राफ देखने हैं क्योंकि ये वाले ग्राफ पेपर में आते हैं। ये वाले ग्राफ पेपर में आते हैं। देखिए ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, मतलब प्रोसेस। ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। रिएक्शन है A रिवर्सेबल B। अब सपोज करो पहली कंडीशन है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो दोनों के कंसंट्रेशन बराबर थे। कंडीशन 1। तो भाई टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और ये देखो जब इक्विलिब्रियम आया तो दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो गए। एक्सेस के पैरेलल है। भाई पैरेलल लाइन क्या बताती है कि टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो कंसंट्रेशन बराबर भी है और पैरेलल भी है। पैरेलल लाइन ये बनाएगी कि इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। दूसरा केस A ज्यादा है B कम है, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो भाई रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ, प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ। ये A है, ये B है। अब जरा चेक करो, A की वैल्यू B की वैल्यू से बड़ी है जब इक्विलिब्रियम आया। इक्विलिब्रियम कहां आया? जहां पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है, लाइन पैरेलल हो गई है। लाइन पैरेलल होने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने का मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। मगर A की वैल्यू B से बड़ी है इक्विलिब्रियम पर। चेक करो। और तीसरा केस, 3 पॉसिबिलिटी है ना कि जब इक्विलिब्रियम आया तो यार A की वैल्यू कम है, B की वैल्यू ज्यादा है। तो A की वैल्यू कम है, B की वैल्यू ज्यादा है जब इक्विलिब्रियम आया। तो ये A है, ये B है। तो इक्विलिब्रियम में देखो B की वैल्यू ज्यादा है, कंसंट्रेशन Y एक्सिस पे, और दोनों लाइन पैरेलल कब हो गई? यहां पे हो गई। तो जहां पे लाइन पैरेलल वो सब इक्विलिब्रियम स्टेट। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ पॉसिबल हैं। अब 3 में से कौन सा बनेगा वो तो A और B की वैल्यू बताएंगे, जैसे ये देखो N2 + 3H2 रिवर्सेबल 2NH3। अब ये कंसंट्रेशन के ग्राफ है।
ये कंसंट्रेशन की ग्राफ है। अब इक्विलिब्रियम कहां पे आया, ये है जहां पे लाइन पैरेलल है, ये सारा इक्विलिब्रियम है, लाइन पैरेलल है ऐसे। मगर इसमें से जो ग्राफ है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट्रोजन की वैल्यू, हाइड्रोजन की वैल्यू, अमोनिया की वैल्यू, मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है प्रोडक्ट से, और जबकि कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं ये क्वेश्चन दे दूं, देखो ये एक इक्वेशन है N2 + 3H2 रिवर्सेबल 2NH3। मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम स्टेट we found that concentration of nitrogen, hydrogen and ammonia are 2, 4 and 6 molar respectively. Select correct graphical representation। तो सेलेक्ट करो करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दे दिए। इधर कंसंट्रेशन है, इधर टाइम है, इधर कंसंट्रेशन है, इधर टाइम है, इधर कंसंट्रेशन है, इधर टाइम है। ऑप्शन आपको दे रहा हूं, आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बताओ। अब जरा देखो ये ग्राफ है, इनमें से कौन सा ग्राफ सही है? ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, या ऑल इनकरेक्ट? तो गौर से देखिए, जब इक्विलिब्रियम आया तो क्या है, इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन 2 है, हाइड्रोजन का 4 है, अमोनिया का 6 है। तो इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है? अमोनिया का। इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है? अमोनिया का। तो कंसंट्रेशन लाइन क्या है? वाई एक्सिस पे। इसका मतलब सबसे ऊपर लाइन होनी चाहिए अमोनिया की, क्योंकि अमोनिया का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। तो क्या सबसे ऊपर अमोनिया की लाइन है? नहीं, गलत है। क्या सबसे ऊपर अमोनिया की लाइन है? यस, ये हो सकता है। क्या सबसे ऊपर अमोनिया की लाइन है? गलत है। कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा अमोनिया का है, तो इक्विलिब्रियम में सबसे ऊपर अमोनिया की लाइन होगी, है। फिर किसकी होगी? हाइड्रोजन की है। फिर किसकी होगी? नाइट्रोजन की है। और तीनों पैरेलल होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पे। भाई अमोनिया प्रोडक्ट है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। प्रोडक्ट तो 0 से स्टार्ट होकर ऊपर जाएगा, रिएक्टेंट ऊपर से नीचे आएगा। क्यों? जब रिएक्शन चलती है तो रिएक्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। तो प्रोडक्ट 0 से स्टार्ट होकर ऊपर जाएगा, रिएक्टेंट ऊपर से नीचे की ओर आएगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है। इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है? अमोनिया। तो अमोनिया की लाइन सबसे ऊपर होनी चाहिए, फिर हाइड्रोजन की होनी चाहिए, फिर नाइट्रोजन की, और तीनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल है, तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्राफिकल। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ग्राफिकल इक्विलिब्रियम पे। ये देखो, आपको एक और मैं पूछता हूं, एक और मैं पूछता हूं, ठीक है।
select the equilibrium reaction which form above graph। एक ग्राफ है, इनमें से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को बनाएगी? इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी, डाटा इज insufficient, cannot से। बताओ ये ग्राफ किस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विलिब्रियम का साइन नहीं बनाया था। ये ग्राफ किस इक्विलिब्रियम रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ किसको कर रहा है? ए को, बी को, सी को, डी को, किसको? अब देखो ग्राफ से आप ये देखो कि रिएक्टेंट कौन है। ऊपर से नीचे कौन आ रहा है? ये। ऊपर से नीचे कौन आ रहा है? ये। इसका मतलब ये दोनों रिएक्टेंट है। क्यों? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। इसमें बी प्रोडक्ट है, इसमें बी प्रोडक्ट है, गलत। ए और बी रिएक्टेंट होना चाहिए, इसमें है। सी क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। क्यों? जीरो से ऊपर की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्म हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए। सी किसमें प्रोडक्ट है? इसमें। तो ये रिएक्शन है जिसका ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। इसमें तो बी प्रोडक्ट है, अब बी का तो प्रोडक्ट है नहीं। ग्राफ बता रहा है बी रिएक्टेंट है। ग्राफ क्या बता रहा है? बी रिएक्टेंट है। ऊपर से नीचे आया है बी का ग्राफ, ऊपर से नीचे आया है बी का ग्राफ। तो ग्राफ जो है सिर्फ इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी रिएक्टेंट है, सी प्रोडक्ट है। तो आप लोगों ने आज की क्लास में ग्राफ के क्वेश्चन और कुछ थ्योरी के बचे हुए ग्राफ कल की क्लास में खत्म कर दिए जाएंगे। सारे बचे हुए ग्राफ कल की क्लास में खत्म कर दिए जाएंगे। जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जितने मैंने ग्राफ कराए हैं, बस उतने ही ग्राफ, उतने ही क्वेश्चन करने हैं। आप ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, संकल्प नीट वेदांतु टेलीग्राम चैनल पे। तो आप इस नोट्स को स्टोर करते रहो, लेक्चर को देखो, नोट्स स्टोर करते रहो, और बाद में इन्हीं को रिवाइज कर लेना, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। इन्हीं को रिवाइज कर लेना, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। सभी बच्चों को एक बात और बता देता हूं, जितना जरूरी बच्चों पढ़ना होता है उतना ही जरूरी टेस्ट देना होता है, रिवीजन करना होता है। तो हम लोगों ने इस बार जब टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया तो इस बात को ध्यान में रखते हुए किया कि यार बच्चा यदि पूरी ताकत के साथ टेस्ट सीरीज फॉलो करे तो उसके 4-5 काम अपने आप हो जाएं। पहला, सिलेबस कम से कम 4 से 5 बार अपने आप रिवाइज हो जाए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ काफी हाई जा रहा है। तो यदि सिलेबस अच्छे से रिवाइज नहीं होगा तो 650, 660 नंबर, 680 नंबर, 690 नंबर, 710, 715, 720 नंबर नहीं आएंगे। तो टेस्ट सीरीज को बनाते समय हम लोगों ने यह प्लान किया कि ऐसी टेस्ट सीरीज बनाओ कि सिलेबस कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज हो जाए, और ऐसी टेस्ट सीरीज बनाओ जिसमें पार्ट टेस्ट भी हो, रिव्यू टेस्ट भी हो, फुल टेस्ट भी हो, और सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट भी हो। तो इस NYTS मतलब NCERT बेस्ड लॉन्ग ईयर टेस्ट सीरीज में टोटल 25 टेस्ट है, और इसको हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया है कि पहले पार्ट टेस्ट है, फिर रिव्यू टेस्ट है। मतलब जैसे 11th के दो पार्ट टेस्ट हो गए, अब उन 2 पार्ट टेस्ट का कंप्लीट सिलेबस का एक रिव्यू टेस्ट हो गया, फिर 2 पार्ट टेस्ट हुए, फिर उन 2 पार्ट टेस्ट का कंप्लीट सिलेबस का एक रिव्यू टेस्ट हो गया।
तो वो सिलेबस 2 बार रिवाइज हो गया। इसके बाद भी कंप्लीट 11th केमिस्ट्री, कंप्लीट 11th फिजिक्स, कंप्लीट 11th बायोलॉजी का अलग अलग टेस्ट है, तो 3 बार रिवाइज हो गया। पार्ट टेस्ट में, रिव्यू टेस्ट में कंप्लीट 11th केमिस्ट्री, कंप्लीट 11th फिजिक्स, कंप्लीट 11th बायोलॉजी 3 बार रिवाइज हो गया। फिर फुल टेस्ट, जब कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट आया तो 4थी बार रिवाइज हो गया। और 5वीं बार कब रिवाइज होता है? जब कंप्लीट 11th आता है, जब कंप्लीट 12th आता है। तो 5 बार सिलेबस रिवाइज करने की टेक्निक के साथ टेस्ट सीरीज बनाइए। और टेस्ट सीरीज में बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो इस समय लेटेस्ट पैटर्न में आ रहे हैं। मेरा आप सभी से बस एक कहना है कि यार तुम इसको पूरी ताकत के साथ फॉलो करना, पूरी ताकत के साथ। मतलब इसके हर पेपर को नीट का पेपर समझ के देना। यदि ऐसा करते हो ना, तो ये मेरा पर्सनल मानना है और पूरी टीम का मानना है कि उस बच्चे का सिलेक्शन जरूर होगा, सिलेक्शन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि 5 से 6 बार सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, उसको अपनी कमियां पता चल जाएंगी और इतने सारे टेस्ट दे लेगा, तो यार सिलेबस हो ही जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चा नखड़ा या अवॉइड करता है 2 चीजों को, रिवीजन करने को और टेस्ट देने को। क्यों? क्योंकि रिवीजन के पीछे कोई प्रेशर नहीं होता है। वो सोचता है चलो यार पहले मैं पढ़ लेता हूं, चलो यार पहले मैं बैकलॉग खत्म कर लेता हूं। तो यदि इसको फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारी जितनी चीजें हैं अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। बस तुम इस बात को फॉलो करो कि नहीं, मुझे तन्मयता से टेस्ट देना ही देना है। ये टेस्ट सीरीज आपको कहां कहां मिल सकती है? एट होम, आपके घर में कोरियर की जाएगी। एक तरीका यह है। एक तरीका है कि आप ऑनलाइन दो ऐप पर। एक तरीका यह है कि आप ऑफलाइन सेंटर में जाकर बैठ के दो। जैसे हमारा ऑफलाइन सेंटर पटना में है तो पटना में बैठ के दो, जैसे नीट का पेपर होता है। ठीक है, जनकपुरी में है तो जनकपुरी में बैठ के दो, जैसे नीट का पेपर होता है। श्रीनगर में है, जम्मू में है, भुवनेश्वर में है, 19 जगह, पूरे इंडिया में 19 सेंटर हैं जहां पर आप बैठ के दे सकते हो। मगर और यदि आप ऑनलाइन देना चाहो तो ऐप पे दे सकते हो, और आप चाहें कि घर में हम कोरियर से मंगवा लें और फिर मेज कुर्सी पे बैठ के दें, तो एट होम वाली प्लानर हर एक के साथ है कि किस डेट में कौन सा पेपर देना है। मैं बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये 25 टेस्ट आप सभी लोग जरूर दे दो। उससे क्या होगा, आपका सिलेबस मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा, तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, आपकी सिली मिस्टेक कम हो जाएंगी, आप सही समय पे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेपर सॉल्व करना सीख जाओगे। आपको अपनी कमियां पता चलती जाएंगी कि कौन से सब टॉपिक में अभी वीक हो, कौन से सब टॉपिक में अभी वीक हो, और आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई एक जरूर कर लें, फॉलो कर लें। और यदि ऐसी कोई टेस्ट सीरीज मार्केट में किसी दूसरे की है तो उसको फॉलो कर लें। मतलब किसी एक ऐसी टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो कर लें जो आपका सिलेबस 5 से 6 बार रिवाइज करा दे और ऑथेंटिक क्वेश्चनों के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करो, कोई भी कर लो, मगर इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतने डेडिकेशन और इतनी समझदारी से बनाई गई हो। तो हमारी इसके पीछे की थीम क्या क्या है? हम लोगों ने जो डिजाइन किया, टेस्ट सीरीज नहीं डिजाइन किया, इसके पीछे हम लोगों ने इतनी टेक्निक लगाई है कि यदि कोई बच्चा इसको 100% डेडिकेशन के साथ फॉलो करे तो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाए, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, तो चलो ये एक इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा दे देता हूं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा वो किसके किसके ग्राफ पढ़ाऊंगा? नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स और लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके ग्राफ पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये ग्राफ वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसकी पीडीएफ को एक जगह सेव करते जाओ और साथ साथ में रिवीजन करते जाना। जब भी रिवीजन की जरूरत करो तो उसी पीडीएफ के क्वेश्चन लगा लो, उसी पीडीएफ की थ्योरी कर लो। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों।